मेरे दोस्त आकाश को अपनी पहली कार लेने की बहुत एक्साइटमेंट थी। उसने सोचा अब तो नई कार लेनी है, बिल्कुल नया मॉडल और एकदम शाइनी। पर जब उसने फाइनल प्राइस और मेंटेनेंस कॉस्ट देखे तो थोड़ा सा शॉक हुआ। उसने सोचा शायद सेकेंड हैंड कार लेना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन हो। ये सिचुएशन हम सबके साथ कभी ना कभी होती है ना। देखा जाए तो एक शाइनी न्यू कार का सपना हर कोई देखता है। न्यू मॉडल की जो शाइन होती है वो दिल जीत लेती है। लेकिन जब अपनी सैलरी और लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को ध्यान से देखते हैं तब सेकेंड हैंड कार का ऑप्शन ज्यादा लॉजिकल और फाइनेंशियली स्मार्ट लगने लगता है। पर क्यों? आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे न्यू कार और सेकेंड हैंड कार के बीच का एक्चुअल फर्क क्या होता है, कैसे आप अपनी सैलरी को ध्यान में रखते हुए सेकेंड हैंड कार लेना ज्यादा फाइनेंशियली सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। न्यू और सेकेंड हैंड कार के मेंटेनेंस और ओवरऑल कॉस्ट डिफरेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो चलिए कार लेने के डिसीजन को डिकोड करते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल सैलरी अराउंड 8 लाख रुपीस है और आपको कार खरीदनी है। पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यू कार लेने से आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कार का प्राइस है अराउंड 10 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज आपके डाउन पेमेंट में चले जाएंगे और आप 8 लाख रुपीज का लोन ले लेते हो एट द रेट ऑफ 9% फॉर 5 years। तो आपकी मंथली EMI आ जाएगी अराउंड 20,000 रुपीज। अब इस सिनेरियो में ये लोन आपके मंथली सैलरी का 30 to 35% हो सकता है। इसका मतलब है कि हर मंथ 20,000 आपको EMI के रूप में पे करना पड़ेगा, जो आपकी सैलरी के लिए काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। ये एक कंसिडरेबल एक्सपेंस है क्योंकि आपके मंथली बजट का एक बड़ा हिस्सा EMI पर चला जाएगा। आपको अपने डेली एसेंशियल्स, सेविंग्स और अदर एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। नाउ फॉर सेकेंड हैंड कार, जिसका प्राइस हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट ले लेते हैं, 4 लाख रुपीज का हम लोन ले लेंगे बैंक से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर 5 years। इसकी मंथली EMI आ जाएगी अराउंड 10,000 रुपीज। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो आपको डाउन पेमेंट भी कम देना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाख रुपीज, और EMI भी काफी कम होगी, सिर्फ 10,000 पर मंथ, जो आपकी सैलरी का 12 to 15% होगा। इस केस में आपकी मंथली EMI काफी मैनेजेबल होगी और आपके पास अपने सैलरी के बाकी 85 to 88% को अदर जरूरत की चीजों के लिए एलोकेट करने का स्पेस होगा। इससे आपको अपने ओवरऑल बजट को मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सो अगर आपकी सैलरी लिमिटेड है तो सेकेंड हैंड कार लेना ज्यादा फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि इस परचेज की वजह से आपको अपने बजट में किसी मेजर स्ट्रेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यू कार लेने पर आपको पहले 2 से 3 साल मेंटेनेंस की कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि कंपनी वारंटी कवर करती है। लेकिन जब वारंटी खत्म होती है तो सर्विस और रिपेयर कॉस्ट काफी बढ़ सकता है, क्योंकि पार्ट्स और लेबर चार्जेस का भी कॉस्ट ऐड हो जाता है। सो पहले 2 साल में फ्री मेंटेनेंस और वारंटी कवरेज होती है, तो आपको मेजर रिपेयर और सर्विसिंग कॉस्ट का टेंशन नहीं होता। लेकिन आफ्टर 2 to 3 years आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में 10 to 20,000 के बीच देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड मॉडल। इसके अलावा आपको कार इंश्योरेंस, रोड टैक्स और डेप्रिसिएशन का भी ध्यान रखना होता है। इंश्योरेंस कॉस्ट भी नई कार पर काफी ज्यादा होता है और टाइम के साथ कार की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जो आपको लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगा। सेकेंड हैंड कार में इनिशियल परचेज कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, खासकर अगर कार पुरानी हो और उसकी सर्विसिंग हिस्ट्री ठीक से मेंटेन ना हुई हो। लेकिन अगर आपने कार को अच्छी तरह से चेक करवा लिया है और कार की सर्विस हिस्ट्री क्लियर है तो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा खर्चा नहीं होगा। स्टार्टिंग के 1-2 साल में मेंटेनेंस कॉस्ट रिलेटिवली लो होती है, यूजुअली अराउंड 5,000 to 10,000 पर ईयर फॉर बेसिक सर्विसिंग, ऑयल चेंजेस एंड अदर माइनर रिपेयर्स। बट आफ्टर 3 to 4 years अगर कार पुरानी है और कुछ रिपेयर्स की जरूरत है तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 10 to 20,000 के आसपास हो सकता है। पर यह भी डिपेंड करता है कि कार की एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है और उसके पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर आप एक रिलायबल सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं जो अच्छी कंडीशन में हो तो आपको रिपेयर और अदर सर्विस कॉस्ट को मैनेज करना ज्यादा आसान हो सकता है। डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी कार की वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है। जब आप कार परचेज करते हो तो उसकी सिर्फ परचेज प्राइस नहीं देखते, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को भी समझना जरूरी है। डेप्रिसिएशन से आपकी कार की वैल्यू एवरी ईयर लूज होती है। जब आप नई कार परचेज करते हो तो उसकी वैल्यू एवरी ईयर अराउंड 15% से गिरती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो न्यू कार्स में ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रांड न्यू कार्स बहुत जल्दी अपनी वैल्यू लूज करती है। अगर आपकी कार अराउंड 10 लाख रुपीज की है तो पहले 2 से 3 साल में आपकी कार की वैल्यू अराउंड 30% तक रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार जो 10 लाख रुपीज की है वो 1 साल बाद अराउंड 8 लाख की हो जाएगी और 2 लाख का उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। आफ्टर 5 years कार की वैल्यू अराउंड 5 to 6 लाख के बीच हो सकती है। मतलब आपने जो 10 लाख में खरीदी थी उसकी वैल्यू सिर्फ 50% हो जाएगी आफ्टर 5 years। इसका मतलब है कि अगर आप 5 साल के बाद अपनी नई कार बेचते हैं तो आपको उसके लिए उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। सेकेंड हैंड कार की डेप्रिसिएशन रेट थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मेजर डेप्रिसिएशन 1 या 2 साल में एक्सपीरियंस कर चुकी होती है। इसलिए अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं
तो आपको इसकी वैल्यू में उतना लॉस नहीं होगा। सेकेंड हैंड कार की वैल्यू कंपैरेटिवली स्टेबल रहती है और आपने जो पैसा पे किया है वो रिलेटिवली सेफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार परचेज की 5 लाख रुपीज की, आफ्टर 1 ईयर आपकी कार की वैल्यू हो जाएगी अराउंड 4.5 लाख रुपीज, जो अराउंड 10 to 15% तक का डिडक्शन हुआ। अब 5 इयर्स के बाद अगर आप अपनी कार सेल करते हो तो अराउंड 2.5 से 3 लाख मिल जाएगा आपको, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख का रिडक्शन हुआ एज कंपेयर टू 5 लाख का प्राइस डिफरेंस इन न्यू कार वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स। सेकेंड हैंड कार में डेप्रिसिएशन थोड़ा कम लगता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा टाइम तक स्टे करती है। जब आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हो तो आप ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं, क्योंकि आपको उस कार की रीसेल वैल्यू पर ज्यादा लॉस नहीं होता। न्यू कार के कंपैरिजन में आपका पैसा ज्यादा सिक्योर रहता है और आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट से बचने का चांस मिलता है। तो गाइज, जब आप अपनी पहली कार लेने का सोचते हैं तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, अपनी सैलरी और बजट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या प्लान है, न्यू कार लेना या सेकेंड हैंड कार को अपना चॉइस बनाना? मैं जानना चाहता हूं आपके थॉट्स, तो कमेंट में अपना डिसीजन शेयर करें। आपको किस ऑप्शन का फायदा ज्यादा लगता है? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको और भी यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स मिल सके। स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट गाइज, और अपनी नेक्स्ट कार लेने के डिसीजन को स्मार्टली लें। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.